दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना एक ऐसे केस के बारे में है जिसके बारे में हर एक परिवार को जानना चाहिए और खासकर महिलाओं को। शायद इस महिला को भी ऐसे केस के बारे में नहीं पता था, क्योंकि अगर उसे पता होता तो शायद आज मैं आपको उस महिला की ये कहानी नहीं सुना रहा होता। दरअसल 8 जून 2024 को नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन इंदौर रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी थी। उस ट्रेन की बोगियों की साफ सफाई का काम चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक सफाई कर्मी की नजर जनरल बोगी में सीट के नीचे रखी एक बोरी पर पड़ी। बोरी संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि बोरी पर खून के धब्बे थे और मक्खियां भिन भिना रही थीं। सफाई कर्मी ने इसकी सूचना तुरंत इंदौर जीआरपी को दी। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उस बोरी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। उस बोरी में एक महिला की लाश के टुकड़े थे, और टुकड़े भी क्या थे, उस बोरी में सिर और धड़ का हिस्सा भरा हुआ था, यानी उसके हाथ पांव गायब थे। जाहिर सी बात है, ये मामला हत्या का था, जिसके बाद लाश यूं भयानक तरीके से ठिकाने लगाई गई थी। आखिर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की जांच करनी शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस को इस मृत महिला के बारे में कोई जानकारी मिल पाती, ठीक इसी तरह की एक और लाश सामने आई। लेकिन ये लाश इंदौर शहर से 1150 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के ऋषिकेश में 10 जून को मिली थी। यानी उधर इंदौर पुलिस एक महिला की आधी अधूरी लाश के साथ परेशान थी, और इधर उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में भी 2 दिन बाद ठीक वैसी ही घटना घटी थी। ऋषिकेश में मिली लाश का सिर और धड़ गायब था, और अब ठीक इंदौर पुलिस की तरह ही ऋषिकेश पुलिस भी इस केस की गुत्थी को सुलझाने को लेकर परेशान थी। लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस स्टेशन का पता लगाना जरूरी था जहां से ये लाश के टुकड़े योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन में रखे गए थे, और उसके लिए ट्रेन के पूरे रूट की स्कैनिंग करनी जरूरी थी। इसके बाद पुलिस ने योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस के सोर्स और डेस्टिनेशन यानी चलने से पहुंचने के बारे में पता लगाया, और इत्तेफाक से ये ट्रेन भी उसी इंदौर शहर से चलती है जिस इंदौर शहर में इस घटना से 2 दिन पहले एक महिला की बिना हाथ पांव वाली एक लाश मिली थी। और इससे ऋषिकेश पुलिस को लग रहा था कि कटे हुए हाथ पैर उसी महिला के हो सकते हैं जिस महिला की लाश नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन में मिली थी। इसके बाद शव के इन टुकड़ों को लेकर दोनों शहरों की जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की आपस में बातचीत शुरू हो गई, और अब दोनों ही शहरों की पुलिस को ये लगने लगा था कि ये अलग अलग टुकड़े एक ही महिला की लाश के हो सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि ना तो उस महिला की पहचान पता थी, और ना ही किसी ने इंदौर या आसपास के किसी शहर में किसी को भी ट्रेन में लाश के ये टुकड़े रखते हुए नहीं देखा था। और इधर सबूत के नाम पर पुलिस के पास महिला की बांह पर लिखे ये 2 नाम, जिस पर मीराबेन और गोपाल भाई लिखा हुआ था, और हाथ पर गुदे, सिर्फ इन 2 नामों से किसी भी महिला की पहचान पता करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मध्य प्रदेश और गुजरात बॉर्डर के आसपास के कई इलाकों में आदिवासी लड़कियां अपनी बांह पर अपना और अपने भाई का नाम लिखवा लेती हैं। खैर, पुलिस कोशिश करती रही, और आखिरकार पुलिस ने महिला की पहचान के बारे में पता लगा लिया। ये महिला रतलाम जिले के बिलपांक थाना इलाके के गांव मऊ की रहने वाली 37 वर्षीय मीराबेन थी। मीराबेन 6 जून को अपने पति से झगड़ा होने पर घर से निकल गई थी। हालांकि उसके पति ने अपनी पत्नी के घर से चले जाने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। लेकिन अब सवाल ये था कि जब मीराबेन अपनी मर्जी से सही सलामत घर से निकली थी, तो फिर मात्र 2 दिनों में मीरा अलग अलग टुकड़ों में बंटकर हजारों किलोमीटर के फासले में कैसे बिखर गई थी। मीराबेन के पति ने पुलिस को बताया कि मीराबेन घर से जाते समय ये कहकर गई थी कि वो उज्जैन जा रही है, और इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है मीराबेन हत्या से पहले उज्जैन में ही हो, और संभावना इस बात की भी थी कि महिला की हत्या उज्जैन में ही की गई होगी, और हत्यारे ने उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ही उस महिला की लाश के टुकड़े 2 अलग अलग ट्रेनों में रख दिए होंगे। इसके बाद पुलिस ने उज्जैन रेलवे स्टेशन और उसके आसपास वाले इलाके में जांच करनी शुरू कर दी। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज तथा रेलवे स्टेशन के आसपास अपने मुखबिरों की मदद से मीराबेन की हत्या के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया, और इसी कोशिश में पुलिस को कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिले थे जिसमें 7 जून को मीराबेन एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ रेलवे स्टेशन से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी।
लेकिन अब सवाल था कि वो आदमी कौन था और मीराबेन उसके साथ बाहर क्यों और कहां जा रही थी। और वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को उस व्यक्ति की पहचान भी पता चल गई। दरअसल वो व्यक्ति उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास ही एक रिहायशी इलाके हीरा मील की चाल में रहता था और उसका नाम था कमलेश पटेल। कमलेश पटेल मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन कमलेश पिछले 15 सालों से उज्जैन में ही रहता था और कैटरिंग का काम किया करता था, क्योंकि कमलेश पटेल ने मीराबेन के मोबाइल फोन में अपनी सिम भी डाल रखी थी, इसलिए पुलिस को इससे भी हत्यारे के बारे में सुराग मिला था। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए तुरंत कमलेश पटेल को अरेस्ट कर लिया। इधर कमलेश इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि पुलिस को उसकी करतूत के बारे में सुराग और सबूत मिल चुके हैं। कमलेश पटेल लगातार पुलिस के सामने झूठ बोल रहा था, लेकिन अब यहां पर 2 बड़े सवाल थे। पहला सवाल तो यही था कि अगर कमलेश ने ही मीराबेन की हत्या की थी तो क्यों की, और दूसरा सवाल ये कि अगर मीराबेन की हत्या कमलेश ने अपने ही घर में की थी और फिर उसकी लाश के टुकड़े वहीं पर किए थे, तो फिर इसका मतलब ये था कि उसे ऐसा करते हुए उसके घर वालों में से किसी ने तो जरूर देखा होगा। लेकिन जब पुलिस ने इस बारे में पता लगाया तो पुलिस को पता चला कि पटेल शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीवी गूंगी है, यानी वो सुन और बोल नहीं सकती थी। और अब अगर किसी को मीराबेन के कत्ल का राज पता हो सकता था तो वो कमलेश की पत्नी ही हो सकती थी। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आखिर पटेल की पत्नी से पूछताछ कैसे की जाए। और फिर पुलिस ने इसका हल ये निकाला कि पुलिस ने गूंगो बहरों से बातचीत की भाषा यानी साइन लैंग्वेज के कुछ एक्सपर्ट से संपर्क किया और उन्हें कमलेश की पत्नी से पूछताछ करने में मदद करने के लिए कहा। इसकी पत्नी साथ में थी, लेकिन पत्नी जो है जब ये घटना कर रहा था उस समय बाहर चली गई थी। एक्चुअली उसकी पत्नी जो है वो भी भीख वगैरह मांगती है और कुछ कुछ ले आती है, लेकिन जब घटना हो गई तो उसने देखा और काटते हुए उसने साथ में देखा, लेकिन भय के कारण वो किसी को कुछ बता नहीं रही थी। तो ये मूक बधिर होने से इसने इशारे से जब हम इसके घर तक पहुंच गए और इसके घर पे कुछ हमें साक्ष्य मिले कि ये घटना है और उसके जो है तलाशी में जो है मृतका के कपड़े और घड़ी वगैरह मिली, तो फिर उसकी पत्नी ने भी बताया कि जो है इसने किस प्रकार से गला घोट के और इसकी जो है हत्या की और कैसे काटा। इसके बाद एक्सपर्ट्स ने कमलेश पटेल की पत्नी से पूछताछ शुरू की तो तब इस घटना की एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। कमलेश पटेल की गूंगी पत्नी ने पुलिस को बताया कि कैसे उसका पति 7 मई को मीराबेन को अपने साथ घर लेकर आया था और फिर कैसे उसका कत्ल करने के बाद उसने मीरा की लाश के कई टुकड़े कर दिए थे। दरअसल कमलेश ने जब मीराबेन को मौत के घाट उतारा था उस समय कमलेश पटेल की पत्नी अपने घर में नहीं थी, लेकिन जब पटेल मीराबेन की लाश के टुकड़े करने में लगा हुआ था तो अचानक उसकी पत्नी घर पर लौट आई थी और उसने मीराबेन को टुकड़ों में कटते हुए अपनी आंखों से देखा था। साथ ही पुलिस को तलाशी लेने पर उसके घर से मृतिका की घड़ी और कुछ कपड़े वगैरह भी मिले और इस तरह पटेल की गूंगी पत्नी की गवाही और घटना स्थल से बरामद किए गए सबूतों से अब इस बात का खुलासा तो हो चुका था कि मीरा का कातिल कोई और नहीं बल्कि कमलेश पटेल ही है, क्योंकि जब कत्ल हुआ था तो चश्मदीद मौके पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से मीरा की हत्या कैसे और किस तरह की गई थी इसके बारे में चश्मदीद को भी नहीं पता था। लेकिन जब लाश के टुकड़े हो रहे थे तब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और सबसे अजीब बात ये कि कातिल भी उसे ये सब कुछ देखते हुए देख रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर कातिल ने उस चश्मदीद को जिंदा क्यों छोड़ दिया था, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर ये कत्ल क्यों किया गया और फिर कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े उसने 2 अलग अलग ट्रेनों में क्यों रखे। और अब पुलिस को इस जघन्य अपराध की पूरी कहानी पटेल के मुंह से विस्तार से सुननी थी, यानी इस कत्ल की वजह से लेकर लाश निपटाकर उसे ठिकाने लगाने के पूरे सीक्वेंस को समझना था। दरअसल जब अपने पति से झगड़कर मीराबेन रतलाम से निकलकर उज्जैन पहुंची थी, अब वो उज्जैन से मथुरा जाना चाहती थी, लेकिन शहर से दूर देहात से ताल्लुक रखने वाली मीराबेन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मथुरा जाए तो कैसे जाए। वो परेशानी की हालत में स्टेशन पर इधर से उधर भटक रही थी। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कमलेश पटेल की नजर उस पर पड़ी। उसने अकेली महिला को देखकर उससे हमदर्दी जताई और उससे बातचीत करने की कोशिश की। मीराबेन ने कमलेश पटेल को एक अच्छा व्यक्ति समझा और उसे अपने दुख के बारे में बताया कि मैं अपने पति से विवाद करके आई हूं
और मैं मथुरा जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गुस्से में घर से अकेली आ तो गई हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। इधर कमलेश पटेल मीराबेन को अकेली जानकर उससे बोला कि मथुरा की ट्रेन तो अब निकल चुकी है, इसलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपको खाना वगैरह खिलाता हूं, और जब दूसरी ट्रेन आएगी तो मैं आपको उसमें बिठा दूंगा। दरअसल पटेल उसके साथ दुष्कर्म करना चाहता था। वो इससे पहले भी कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका था, और अपने अंजाम से बेखबर मीराबेन भी कमलेश पटेल के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह उठकर कमलेश की गूंगी पत्नी ने खाना बनाया और खुद भी खाना खाकर सुबह ही भीख मांगने के लिए घर से निकल गई। इधर पटेल ने पत्नी के बाहर चले जाने के बाद मीराबेन के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं। इसके बाद जब मीरा सोकर उठी तो पटेल ने उससे कहा कि जल्दी से खाना खाकर स्टेशन चलते हैं, जहां से मैं तुमको मथुरा जाने वाली ट्रेन में बिठा दूंगा। इसके बाद मीराबेन जल्दी जल्दी फ्रेश हुई और फिर खाना खाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने खाना शुरू किया तो अचानक से उसकी आंखें बंद होने लगी और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। मीराबेन के बेहोश होते ही कमलेश पटेल उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इत्तेफाक से मीराबेन को जल्दी ही होश आ गया। होश में आते ही उसने अपने साथ हो रहे दुष्कर्म का विरोध करना शुरू कर दिया और वो शोर मचाने लगी, जिसकी वजह से गुस्से में आकर कमलेश पटेल ने अपने घर में रखे एक बड़े बोल्ट से मीराबेन के सिर पर हमला कर दिया। मीराबेन फिर से बेहोश हो गई। इसके बाद कमलेश ने रस्सी से गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। कमलेश जब ये सब कर रहा था तो उस समय उसकी पत्नी घर में नहीं थी, लेकिन जब वो एक बड़े से चाकू से मीराबेन की लाश के टुकड़े करने में लगा हुआ था, तब अचानक उसकी पत्नी घर वापस लौट आई। लेकिन कमलेश फिर भी नहीं रुका। उसने मीराबेन की लाश को अपनी पत्नी के सामने ही 3 हिस्सों में काटकर उसे 3 बोरियों में भर दिया। इसके बाद वो मीराबेन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन के यार्ड में पहुंचा। वहां पर उसने पहली 2 बोरियां नागदामोह इंदौर पैसेंजर ट्रेन के एक डिब्बे में रख दी, लेकिन इससे पहले कि वो तीसरी बोरी भी उसी ट्रेन में रख पाता, तब तक वो ट्रेन चल दी और इस तरह तीसरी बोरी यानी हाथ और पांव का हिस्सा कमलेश पटेल के पास ही रह गया। और कई घंटों के बाद उसे फिर से एक ट्रेन में उस तीसरी बोरी रखने का मौका तब मिला जब योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस वहां पहुंची। उस बोरी में वो कटे हुए हाथ पांव थे जो 2 दिन बाद ऋषिकेश रेलवे पुलिस को मिले थे, और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मौका ही ना मिल सका, और फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए उसे लंबा इंतजार करना पड़ा। जिसके बाद तीसरी बोरी को उसने एक और ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस में रख दिया। इसके बाद कमलेश पटेल स्थानीय नदी में जाकर नहाता है और फ्रेश होकर अपने घर जाता है। इसके बाद घर में लगे खून के सभी दाग, धब्बों और सबूतों को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उसके घर पे छानबीन करने पहुंची थी, तब उन्होंने मीराबेन की घड़ी और कपड़ों के साथ साथ नशीली दवाई की बोतल को भी बरामद कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने कमलेश पटेल के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना से हम सभी को सीखना और समझना चाहिए, खास करके महिलाओं को। अगर आपका अपने घर में पति या फिर किसी से कोई झगड़ा, कोई विवाद हो जाए, तो आप उसे अपने घर में रहकर ही सॉल्व करें या फिर अपने घर के दूसरे लोगों को बताएं, लेकिन इस तरह किसी को बताए बगैर अकेले में कभी भी अपने घर से बाहर ना निकले। क्या पता दुनिया की इस भीड़ में कौन इंसान कब दरिंदा बन जाए और आप उसके शिकार हो जाएं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।